दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 यूट्यूब और SC/ST 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, करंट अफेयर्स कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको प्रतिदिन के 10 करंट अफेयर्स के साथ अवगत कराया जाता है और ये 10 करंट अफेयर्स आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो कि PCS और सहायक समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम देखते हैं क्या कुछ है खास, इस मोटिवेशन के साथ कि अगर सूरज की तरफ चमकना है, तो फिर सूरज की तरह तपना होगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। यानी अगर हमें अपनी मंजिल पानी है तो हमें परिश्रम बहुत अधिक करना होगा। यानी हमें सूरज की तरह चमकना है तो हमें सूरज की तरह तपना होगा। अर्थात मंजिल पानी है, बड़े सपने देखने हैं, बड़े मंजिल पानी, बड़ी लक्ष्य अचीव करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? परिश्रम भी बड़ा करना होगा। इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। देखते हैं क्या कुछ है खास। पहले में 42 प्रश्नों को सरसरी निगाह से देख लेते हैं। क्या है? भारतीय सेना के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का क्या नाम है? भारत में थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के NSA कौन है जो वर्तमान में NSA भारत में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बालिकाओं के हाइजीन को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी क्या है? 3 स्टार GP जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? 3 स्टार GP जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? T4 वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 में भारत का बेस्ट स्कूल कौन है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 विजेता कौन बना? इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपिक 2024 का विजेता कौन बना? इन 10 प्रश्नों को हल करते हैं। 10 प्रश्नों को देखते हैं क्या कुछ है खास, इनका उत्तर, साथ में बहुत सारे अन्य तथ्य महत्वपूर्ण होंगे जो आपको अपने नोट्स में अवश्य ही नोट करने होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होंगे, इसलिए हमें इनको नोट करना होगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना के पहले आत्मघाती ड्रोन का क्या नाम है? भारतीय सेना के पहले आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? नागास्त्र है। क्या है? नागास्त्र 1। क्या नाम है? नागास्त्र 1। ठीक है, नागास्त्र 1 है। नागास्त्र 1 नाग है। ठीक है, ये आत्मघाती ड्रोन है। ड्रोन आपको पता है ड्रोन क्या होता है? ड्रोन जो अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, मतलब इसे कोई आदमी नहीं उड़ाता है, ये मतलब इसे रिमोट द्वारा उड़ाया जाता है, रिमोट कंट्रोल होता है। कैसा होता है? रिमोट कंट्रोल होता है, आदमी के द्वारा नहीं उड़ाया, किसी भी पायलट के द्वारा नहीं उड़ाया जाता है। तो भारतीय सेना के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का क्या नाम है? नागास्त्र 1। क्या नाम है? नागास्त्र 1। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया EEL नागपुर के द्वारा। EEL नागपुर के द्वारा बनाया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? EEL नागपुर के द्वारा बनाया गया है। EEL नागपुर के द्वारा बनाया गया है। इसका रेंज जो है 30 किलोमीटर है। रेंज कितनी है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर रेंज तक ये 2 किग्रा वारहेड ले जा सकता है। कितना? 2 किग्रा वारहेड 2 किग्रा वारहेड ले जा सकता है। कितना ले जा सकता है? 2 किग्रा वारहेड ले जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय सेना का जो दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन NSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NSO। किसके द्वारा किया जाता है? NSO के द्वारा किया जाता है। भारत में थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? NSO के द्वारा किया जाता है। NSO भारत में, कल हमने बताया था, खुदरा महंगाई से संबंधित जो आंकड़े थे वो भी किसके द्वारा जारी किया गया था? NSO के द्वारा जारी किया गया था। NSO के द्वारा और कौन सा आंकड़ा जारी किया गया? थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ा जारी किया गया। थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ा जारी किया गया। NSO जो है क्या है? NSO जो संगठन है, NSO पहले NSS के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? NSS कब था? 1950 में। कब था? 1950 में। ठीक है, फिर इसका पुनर्गठन किया जाता है 1970 में। इसका पुनर्गठन किया जाता है 1970 में और इसे बनाया जाता है NSSO। क्या बनाया जाता है? NSSO। और 1971 में इसका नया नाम हो जाता है NSSO। ठीक है, 1970 में पुनर्गठन की सिफारिशें आती हैं और फिर 1971 में इसका नाम रख दिया जाता है NSSO। क्या रख दिया जाता है? NSSO। ठीक है, फिर 2005 में नेशनल स्टैटिक्स कमीशन बनाया जाता है। 2005 में श्री रंगराजन समिति की सिफारिशों पर, रंगराजन
रंगराजन समिति रंगराजन समिति की सिफारिशों पर एनएससी बनाया जाता है। एनएससी एनएससी क्या होती है? नेशनल स्टैटिक्स कमीशन। एनएससी क्या है? नेशनल स्टैटिक्स कमीशन। एनएससी क्या है? नेशनल स्टैटिक्स कमीशन। नेशनल स्टैटिक्स कमीशन क्या करता है? भारत में जो कार्य एनएसएसओ को सौंपा गया था, एनएसओ को सौंपा गया था, एनएसओ और एनएसएसओ को जो कार्य सौंपा गया था, उनके कार्यों को करने के लिए जो संगठन है वो एनएससी है, जो 2005 से कार्य कर रहा है। कब से कार्य कर रहा है? 2005 में। रंगराजन समिति बनी थी 2000 में। 2000 में रंगराजन समिति बनी थी। इसमें सिफारिश की थी कि एनएसएसओ जो है अब उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको नए उसके रूप में कर दिया जाए, तो इसे एनएससी बना दिया जाएगा, नेशनल स्टैटिक्स कमीशन। और वर्तमान में एनएससी ही जो राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिक्स कमीशन है वो क्या करता है? भारत में थोक महंगाई से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। एनएसओ उसके अंतर्गत काम करता है। जो पहले अध्यक्ष थे इसके थे सुरेश तेंदुलकर। कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर इसके पहले अध्यक्ष थे एनएससी के। नेशनल स्टैटिक्स कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर थे। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में जो एनएससी का गठन हुआ है। वर्तमान में एनएसओ जो है थोक महंगाई से संबंधित आंकड़े, फिर भारत में खुदरा महंगाई से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करता है। कौन करता है? एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ से संबंधित एनएसओ यानी आंकड़ों के प्रकाशन से संबंधित भारत में एक और संगठन है जिसका नाम है सीएसओ। जिसका नाम क्या है? सीएसओ। जी हाँ दोस्तों, कल हमने बताया था सीएसओ जिसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। कब हुई थी? 2 मई 1951 को। इसका कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। जबकि एनएसओ का कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में था। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक, इसका कार्यालय कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जो सांख्यिकी संगठन है सीपीआई। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। फिर उसके बाद सीपीआई इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी सीएसओ जारी करता है। कौन जारी करता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है। ठीक है, फिर सीएसओ जारी करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन जारी करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीएसओ जारी करता है। और थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारत के एनएसए कौन है? तो भारत के वर्तमान में एनएसए है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। जी हाँ दोस्तों, अजीत डोभाल। इनका कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है 5 वर्षों के लिए। अजीत डोभाल जिनका कार्यकाल एक बार फिर से 5 वर्षों के लिए बना दिया गया था। ये पहली बार 31 मई 2014 को एनएसए बने थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कब बने थे? 31 मई 2014 को ये पहली बार बने थे एनएसओ। और एनएसओ बनने के बाद से ये तब से अभी तक क्या है? एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। जो एनएसए का पद है, भारत में सबसे पहली बार कब गठन हुआ था? 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। 1998 में हुआ था एनएसए के पद का गठन। एनएसए का पद का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और पहले एनएसए कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा थे। कौन थे? ब्रिजेश मिश्र। कौन थे? ब्रिजेश मिश्र पहले एनएसए बनाए गए थे। वर्तमान में एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल है। वर्तमान एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। वर्तमान एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है। पहले एनएसए ब्रिजेश मिश्रा थे। इंपॉर्टेंट ये है कि एनएसए का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। एनएसए का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था एनएसए का गठन। एनएसए का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? पीके मिश्रा है। ये भी 2014 से ही प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में 2014 से पीके मिश्रा जी कार्य कर रहे हैं। ये गुजरात कैडर के अधिकारी है। किस कैडर के अधिकारी हैं? गुजरात कैडर के 1972 के अधिकारी हैं। 1972 कैडर के 1972 बैच के अधिकारी हैं। 1972 बैच के अधिकारी हैं। और ये मुख्यमंत्री के रूप में जब मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उनके चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं पीके मिश्रा जी। पीके मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं पीके मिश्रा। कौन कार्य कर रहे हैं? पीके मिश्रा जी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी
जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव। प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव दो अलग अलग सचिव होते हैं। प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव दोनों अलग अलग सचिव दो अलग सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव कैबिनेट के बारे में निर्णय के अवगत कराता है, कैबिनेट से संबंधित मामलों को देखरेख करता है। जबकि जो प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, प्रधानमंत्री जो पीएमओ होता है, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका देखरेख करता है कौन? प्रधानमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो पीएमओ का प्रधान होता है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो पूरे कैबिनेट का प्रधान होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी किसका प्रधान होता है? पूरे कैबिनेट का प्रधान होता है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट प्रधान होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बालिकाओं के हाइजीन को बनाए रखने के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बालिकाओं की हाइजीन को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी क्या है? तो सरकार ने भी हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई कि बोर्ड परीक्षा के दौरान, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या यूपी बोर्ड की परीक्षा या किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो रही है, उस बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा? फ्री सैनिटरी पैड, फ्री सैनिटरी पैड, फ्री सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम सुविधा। ठीक है, रेस्ट रूम बनाया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय अपने कैंपस में क्या करेगा? जो भी बालिकाएं हैं, जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, वो बोर्ड परीक्षा दे रही हैं, उनके लिए फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगा। आपको पता ही होगा, महिलाओं के लिए जो मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो एक प्राकृतिक क्रिया है। उस प्राकृतिक क्रिया के दौरान महिलाओं को बहुत सारी मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, साथ साथ बहुत सारी सामाजिक परेशानियां भी उनको सामना करनी पड़ती हैं, और इस वजह से उनके अंदर स्वच्छता और बहुत सारे जो भय हैं, उस कारण से वो अपनी स्वच्छता को नहीं रख पाती, जिसकी वजह से अनेक बीमारियों का शिकार हो जाती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी इसी से खतरे स्वच्छता न रखने की वजह से होता है, और बहुत सारी बीमारियां भी स्वच्छता न रखने की वजह से होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा मुफ्त सैनिटरी पैड यानी सुविधा नैपकिन, जो 10 रुपए में 4 नैपकिन उपलब्ध कराई जा रही थी, इसकी भी शुरुआत कर चुकी है। सुविधा नैपकिन जो 10 रुपए में 4 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाती है। साथ में अब फिर से एक नया इनिशिएटिव किया जा रहा है, फ्री सैनिटरी पैड बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बालिकाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, जो हमारी बहनें हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और रेस्ट रूम भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो आराम भी कर सके। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अगर उनके किसी प्रकार की मानसिक या फिर शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें रेस्ट रूम भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसके द्वारा? विद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा? विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये बहुत ही सराहनीय पहल है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, सुविधा नैपकिन। और भारत सरकार के द्वारा भारत में कैंसर से बचाव के लिए, भारत में कैंसर यानी जो गर्भाशय का कैंसर है महिलाओं के लिए, इस समय सबसे जटिल समस्या, भारत में महिलाओं के लिए सबसे जटिल समस्या बनती जा रही है, जो गर्भाशय का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उससे बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन की भी शुरुआत करने की घोषणा कर चुकी है। बजट में इसकी घोषणा की जा चुकी है कि 11 से 14 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं, इनको एचपीवी वैक्सीन मुफ्त में लगाया जाएगा। साथ में एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि जो गर्भाशय का कैंसर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस से महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर होता है, और गर्भाशय का कैंसर की वजह से भारत में बहुत सारी महिलाओं की असामयिक निधन हो रहा है, असामयिक मृत्यु हो रही है। साथ में जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना गर्भाशय कैंसर की वजह से एक महिला को और एक उसके परिवार को करना पड़ रहा है, उसके साथ आर्थिक स्थिति का भी नुकसान हो रहा है। इन सबसे निपटने का एक ही उपाय है कि एचपीवी वैक्सीन, जो हमारी किशोरी बहनें हैं, किशोरावस्था में जो बहनें हैं, उन्हें एचपीवी वैक्सीन क्या की जाए? लगा दी जाए। एचपीवी वैक्सीन लगा दी जाए, जिससे कि हम क्या करें? गर्भाशय के कैंसर से बचाव कर सके। साथ में जो बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बालिकाओं के हाइजीन को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि फ्री सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम उपलब्ध कराया जाएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ऐसा इनिशिएटिव और भी लेगी कि बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आयोजन होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का, उस दौरान भी जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, कुछ बहनें जो परीक्षा के लिए अपने घर से सुदूर किसी शहर में जाती हैं, उन्हें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी जो सुविधा है वो परीक्षाओं के दौरान, किसी भी परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस पे भी आवश्यक कदम उठाएगी, और परीक्षाओं के दौरान, किसी भी परीक्षा के दौरान, बोर्ड परीक्षा ही नहीं, किसी भी परीक्षा के दौरान, या प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कोई एकेडमिक परीक्षा हो, किसी भी एकेडमिक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के दौरान ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? 3 स्टार जीपी ग्रैंड
ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ये घुड़सवारी का है, किसका है? घुड़सवारी का है, किसका है? घुड़सवारी का है। यानी घुड़सवारी, घुड़सवारी में 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय है श्रुति बोरा। कौन है? श्रुति बोरा। कौन है? श्रुति बोरा। 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? श्रुति बोरा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, घुड़सवारी का 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? श्रुति बोरा है। घुड़सवारी का 3 स्टार जीपी जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? श्रुति बोरा है। श्रुति बोरा ने 3 स्टार जीपी जीत ली है। ये भारतीय घुड़सवारी संघ के द्वारा ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई गई कि 3 स्टार जीपी श्रुति बोरा ने जीत ली है। 3 स्टार जीपी हो कहाँ रहा था? तो ये हो रहा था स्लोवेनिया में। कहाँ हो रहा था? स्लोवेनिया में, ठीक है। स्लोवेनिया में, स्लोवेनिया के लिपिका में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? स्लोवेनिया के लिपिका में हो रहा था। स्लोवेनिया की लिपिका में हो रहा था। स्लोवेनिया जिसकी राजधानी क्या है? ल्यूब्लियाना। क्या है? ल्यूब्लियाना। ठीक, ल्यूब्लियाना, ठीक है। लजना, ल्यूब्लियाना, ठीक है। थोड़ा सा इसका नाम डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक, अगले है, बढ़ते अगला प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। T4 वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 में भारत का बेस्ट स्कूल कौन बना? T4 वर्ल्ड बेस्ट स्कूल, T4 संस्था है जिसके द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 में भारत का बेस्ट स्कूल कौन बना? तो भारत का बेस्ट स्कूल बना है सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल। क्या बना? सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल रतलाम, ठीक है। सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल रतलाम, ये चौथे नंबर का है। किस नंबर पे है? 4th नंबर पे है सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल रतलाम। चौथे नंबर पे है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? एमपी में है, एमपी में है, ठीक है। एमपी में जो स्कूल है सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल रतलाम, ये चौथे नंबर पे है वर्ल्ड बेस्ट स्कूल में। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल में किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। और इसी T4 संस्था के द्वारा ही इस स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह, क्या नाम है? वाइस प्रिंसिपल कौन है? वाइस प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, ये राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें, गजेंद्र सिंह को राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें इनोवेशन कैटेगरी में अवार्ड किया गया। इनोवेशन कैटेगरी में, इनोवेशन कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया? इनोवेशन कैटेगरी में, इनोवेशन कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया? गजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। इनोवेशन कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया? गजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। इनोवेशन कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया? गजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। इनोवेशन कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? गजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। जबकि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 में भारत का बेस्ट स्कूल कौन सा रहा? तो सीएम राइज विनोबा भावे स्कूल रहा। जी हाँ दोस्तों, विनोबा भावे को 1951 में एशिया के नोबेल कहे जाने वाले पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विनोबा भावे को एशिया के नोबेल पुरस्कार से कहे जाने वाले से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी विनोबा भावे को 1951 में सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा ग्राम दान आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भूदान आंदोलन चलाया गया था। भूदान के बाद में ग्राम दान आंदोलन चलाया गया। भूदान आंदोलन ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तेलंगाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और 14 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून 1876 को, कब? 1876 को ही कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंड 14 जून को स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ए, बी और ओ। 4 रक्त ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? 4 ग्रुप हैं ब्लड के। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? 4 ग्रुप हैं। 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए बी ओ। जिसमें से जो ए बी है ये सर्वग्राही है। ए बी क्या है? सर्वग्राही है। ए बी क्या है? सर्वग्राही है। और ओ क्या है? सर्वदाता। ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल टेकर है, ठीक है। यूनिवर्सल टेकर है,
सर्वग्राही है सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। और यूनिवर्सल टेकर कौन है? ए बी है। क्या है? ए बी है। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2004 से मनाया जा रहा है। विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत कब से की गई थी? 2004 से। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 2004 से हुई थी। 2004 से हुई थी। और इस वर्ष की थीम क्या है? 2024 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? जी हाँ दोस्तों, 2024 की थीम क्या रखी गई है, इसे जरूर याद रखिएगा। 2024 की थीम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 साल पूरा हो गया है। कितने साल पूरा हो गया है? 20 साल। तो इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्तदान दिवस की थीम रखा कि 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिवन, 20 ईयर्स ऑफ celebrating 20 years of celebrating giving, ठीक। थैंक यू ब्लड डोनर, थैंक यू ब्लड डोनर। आपको पता ही है 20 साल पूरे हो गए हैं, तो WHO ने जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए क्या किया? थैंक यू विश की है। क्या विश की है? थैंक यू विश की है। 2024 की थीम क्या रखी है? थैंक यू ब्लड डोनर्स। क्या रखा है? थैंक यू ब्लड डोनर्स। याद रखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 1876 में कार्ल लैंड लिस्टेनर ने ही ब्लड ग्रुप की 14 जून की खोज की थी। ब्लड ग्रुप ABO है, ABO है, ठीक है। A फिर B फिर AB और O, 4 ब्लड ग्रुप हैं। 4 ब्लड ग्रुप में O जो है सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, और AB क्या है? सर्वग्राही है, यानी सभी से ये ले सकता है, ये सभी से ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश, दुनिया का सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। कौन है? दुनिया का सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। कौन है? इंडिया है। तीसरे नंबर पे कौन है? USA है। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी नाम जाना जाता है। कौन से गैस के नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड कैसा गैस है? लाफिंग गैस है, यानी हंसाने वाली गैस भी नाइट्रस ऑक्साइड। ये सबसे अधिक उत्सर्जन करता है चाइना। दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। तीसरे नंबर पे कौन है? USA। तीसरे नंबर पे कौन है? USA। चीन के द्वारा सबसे अधिक नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा रहा है वर्तमान में। भारत दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे चाइना है। ये नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कृषि कार्य में जो उर्वरक प्रयोग किया जाता है उन उर्वरकों के प्रयोग के दौरान होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक प्रयोग की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस भी है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन से है? CO2 है। दूसरे नंबर पे कौन है? मीथेन है। तीसरे नंबर पे क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो मीथेन फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में भी आ रही हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो ऐसी गैसें जो हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है, वायुमंडल के औसत तापमान को बढ़ाने में अत्यधिक क्या कर रही है? तो अत्यधिक रूप से जिम्मेदार भारत वायुमंडल, हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल के तापमान के औसत तापमान को बढ़ाने में जो सर्वाधिक जिम्मेदार गैसें हैं उसमें सर्वाधिक जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी USA, चाइना, इंडिया ही पहले दूसरे तीसरे स्थान पे ही है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे USA, चाइना और इंडिया ही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 के विजेता कौन बना? इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 का विजेता कौन बना? इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 की विजेता बनी शिल्पी अग्रवाल। कौन बनी? शिल्पी अग्रवाल। कहाँ की हैं ये रहने वाली? लखनऊ की। कहाँ की हैं? लखनऊ की, ठीक है दोस्तों। तो इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? अप एजुकेटर्स, ठीक है। अप एजुकेटर्स के द्वारा इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 घोषणा की गई। इसमें नंबर 1 पे कौन आया? शिल्पी अग्रवाल। इसी स्थान पे कौन रहा? शिल्पी अग्रवाल, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शिल्पी अग्रवाल इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 की विजेता है। इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक अवार्ड 2024 की क्या है? विजेता है। इंटरनेशनल डिजिटल शिक्षक अवार्ड की
डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 विजेता कौन है? शिल्पी अग्रवाल है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम। भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम। भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम। कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जिसका कोड था उसरा निका चूस। क्या था? उसरा निका चूस, जिसमें उस था उपराष्ट्रपति का पद, उस था उपराष्ट्रपति का पद, और 64 में यानी 100 था सभापति के रूप में कार्य, सभापति के रूप में कार्य। र से था वो राष्ट्रपति के रूप में कैसे कब कार्य करेंगे। फिर नी से था निर्वाचन कैसे होगा। का से था कार्यकाल क्या होगा। फिर चू से था चुनाव कैसे होगा। और फिर शपथ कब लेंगे, शपथ कैसे लेंगे, शपथ कैसे लेंगे। आज क्या है कि उपराष्ट्रपति का क्रम। उपराष्ट्रपति कौन कौन बने, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं। चलिए कोड देखते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग कोड देखते हैं। कोड क्या देखते हैं? कोड क्या है? कोड क्या है? राजा, राजा वी गो जहिवे, राजा वीवो जहिवे, राजा वीवो जहिवे, संके कृष्ण, संके कृष्ण से हा ना जग, हा ना जग, हा ना जग। याद रखिएगा, राजा वीवो जहिवे, संके कृष्ण से हा ना जग। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने याद कर लिया राजा वीवो जहिवे, संके कृष्ण से हा ना जग, जैसा कि हमने राष्ट्रपति से संबंधित भी आपको कोड बता दिया था। राष्ट्रपति से संबंधित रास जाविफनी ग्यावे संके अप्रत मुखर्जी, रास जाविफनी ग्यावे संके अप्रत मुखर्जी, कोविंद, और फिर वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमने कोड पहले बता दिया है, उस कोड को वीडियो जरूर देखिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित पूरा डिकोड हो जाएगा आपका। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का क्रम। राजा वीगो जहिवे, संके कृष्ण से हाना जग, संके कृष्ण से हाना जग, संके कृष्ण से हाना जग। ठीक है, संके कृष्ण से हाना जग। ठीक है, संके कृष्ण से हाना जग। याद रखिएगा दोस्तों, राजा वीगो जहिवे, राजा वीगो जहिवे, संके कृष्ण से हाँ ना जग। अगर कोड आपने याद रख लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलिएगा, राजा वीगो जहिवे, संके कृष्ण से हाँ ना जग। ठीक है, हाँ ना जग, हाँ ना जग। अब चलिए डिकोड करते हैं। रा से है, कौन है? रा से है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल कब से कब था? 1952 से 1957 तक था। कब से कब तक था? 1952 से 1957 तक था। 1957 फिर इन्होंने दोबारा उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर लिया, और फिर ये 2 बार राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर लिया। पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार लगातार कार्य पूरा कर लिया, यानी 1952 से 1962, यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दोनों ने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। दोनों ने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। दोनों ने अपने दोनों कार्य लगातार पूरे कर लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? जाकिर हुसैन। कौन आते हैं? जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी का जो कार्यकाल है वो कब से है? 1962 से 1967 है। 1962 से 1967। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 1962 से 1967 जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल है। दूसरे नंबर पे 1962 से 1967 कौन है? जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल 1962 से 1967 है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं वीवी गिरी। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? वीवी गिरी। वीवी गिरी। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? वीवी गिरी। इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1969। क्या था? 1967 से 1969। अब ये पहले उपराष्ट्रपति भी बन गए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया। जैसा कि हमने बताया था कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होना था 1969 में, 1967 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन जी जब राष्ट्रपति बनते हैं तो जाकिर हुसैन जी का असामयिक निधन हो जाता है। जाकिर हुसैन जी का असामयिक निधन होता है 1969 में, और असामयिक रूप से जब इनका निधन होता है तो हमने कल आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति
जब आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाती है तो उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। और फिर जैसे ही उपराष्ट्रपति थे उस समय देवीगिरी जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति के पास भेजा और खुद ही जाके इस्तीफा स्वीकार किया और टेबल पे रख दिया और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। उस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे अहमद हिदायतुल्ला जी, उन्होंने कार्य किया। अहमद हिदायतुल्ला जी ने कार्य किया, मुख्य न्यायाधीश उस समय थे अहमद हिदायतुल्ला, उन्होंने कार्य किया। बीबी गिरी ने क्या किया? कार्य किया। ठीक है, बीबी गिरी के स्थान पे अहमद हिदायतुल्ला जी कार्य किए। बीबी गिरी के स्थान पे अहमद हिदायतुल्ला जी क्या किए? कार्य किए। ठीक है, अगला है गो। अगला क्या है? गो। गो से है गोपाल स्वरूप पाठक। गो से क्या है? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक। गो से क्या है? गोपाल स्वरूप पाठक। गो से क्या है? गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1969 से 1974 तक था। गोपाल स्वरूप पाठक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1969 से लेकर 1974 तक था। 1974 तक था। और फिर 1974 में बनते हैं बीडी जत्ती। ठीक है, ज से क्या है? जहीवे। ज से क्या है? बी डी जत्ती। बीडी जत्ती। ज से क्या है? जत्ती। बी से क्या है? ज से क्या है? जत्ती। ठीक है, याद रखिएगा, हमने यहाँ पे वी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीडी गिरी पहले लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बीडी जत्ती लिखा है। क्या लिखा है? जत्ती। क्या लिखा है? जत्ती। और इनका कार्यकाल 1969 से लेके 1974 से लेके 1979 तक था। कब से कब तक था? 1974 से 1979 तक था। ठीक है, 1974 से 1979 तक था। और फिर हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कब से कब तक? 1979 से लेके 1984 तक। 1979 से लेके कब तक? 1984 तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 1979 से लेकर 1984 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिदायतुल्ला जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, साथ ही साथ उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। इसलिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर यह प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों के रूप में कार्य किया, हिदायतुल्ला का नाम जरूर याद रखिएगा। हिदायतुल्ला का नाम मत भूलिएगा। तीसरे नंबर पे हम आते हैं। अगले कौन है? वेंकटरमन। कौन है अगले? कौन है? वेंकटरमन। कौन है? वेंकटरमन। वैसे क्या है? वेंकटरमन। वैसे क्या है? वेंकटरमन है। वैसे क्या है? वेंकटरमन है। ठीक है, वेंकटरमन कब से कब तक थे? 1984 से लेके वेंकटरमन कब से कब तक है? 1984 से लेके 1987 तक। वेंकटरमन कब से कब तक है? 1984 से लेके 1987 तक। 1984 से लेके 1987 तक इन्होंने भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया, जो चूंकि राष्ट्रपति भी बनते हैं, आगे चल के राष्ट्रपति बन जाते हैं, इसलिए इन्होंने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया। फिर हैं अगले शंकर दयाल। कौन है? स से क्या है? शंकर दयाल। कौन है? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। स से कौन है? शंकर दयाल शर्मा। स से कौन है? शंकर दयाल शर्मा। इनका जो कार्यकाल है 1987 से लेके 1992 तक था। 1987 से लेके कब तक था? 1992 तक था। 1992 में बनते हैं KR नारायणन। कौन बनता है? KR नारायणन। कौन बनता है? KR नारायणन। उनका कार्यकाल 1992 से लेके 1997 तक था। इनका कार्यकाल 1992 से लेके 1997 तक था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1992 से लेके 1997 तक था KR नारायणन का कार्यकाल। KR नारायणन का कार्यकाल कितना था? 1992 से 1997 तक था। फिर कृष्णकांत बनते हैं। कृष्ण से है कृष्णकांत। कृष्ण से क्या है? कृष्णकांत। कृष्ण से क्या है? कृष्णकांत है। और कृष्णकांत जी कब से कब तक कार्य करते हैं? 1997 से 2002 तक। 1997 से ये 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत। कौन आते हैं? शेखावत।
शेखावत। इनका पूरा नाम है भैरों सिंह, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत कब से कब तक? 2002 से, कब से कब तक? 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं भैरों सिंह शेखावत। 2002 से लेके 2007 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और फिर आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन आते हैं? हामिद अंसारी। हाँ से क्या है? हामिद अंसारी, हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 2007 से लेके 2017 तक रहता है, 2007 से लेके 2017 तक रहता है। ठीक है, और फिर अगले आते हैं वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी 2017 से लेके 2022 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 2017 से लेके वेंकैया नायडू जी ने 2017 से लेके 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो 2022 से अब तक पद पर बने हुए हैं। 2022 से अब तक पद पर बने हुए हैं, 2022 से अब तक पद पर बने हुए हैं। ठीक है, 2022 से लेके अब तक पद पर बने हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लगातार कार्यकाल पूरा किया था। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना 2 लगातार कार्यकाल पूरा किया था। अब प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पे काम किया? यानी हमने आपको बता दिया कि एम हिदायतुल्लाह जी जो हैं, एम हिदायतुल्लाह जो हैं दोनों के रूप में कार्य कर चुके हैं। तीनों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए हैं और उसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। किंतु 6 ऐसे व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं? 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। फिर नाम आता है जाकिर हुसैन का, जाकिर हुसैन का। फिर नाम आता है वीवी गिरी का, फिर नाम आता है वीवी गिरी का। और फिर नाम आता है वेंकट रमन का, वेंकट नमन का, वेंकट रमन का। फिर आता है शंकर दयाल शर्मा का और फिर आता है के.आर. नारायणन का, के.आर. नारायणन का, के.आर. नारायणन का। ठीक है, कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फिर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन। ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया है और अपना कार्यकाल भी पूरा किया है। तो कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर वेंकट रमन, फिर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और फिर कौन है? शंकर दयाल शर्मा के बाद के.आर. नारायणन। कौन है? के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन। ये 6 लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया है। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं एम हिदायतुल्लाह,
एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किया है। किंतु याद रखिएगा, एम हिदायतुल्लाह जी राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल सिर्फ एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में था, ना कि एक नियुक्त किए हुए राष्ट्रपति या चुने गए राष्ट्रपति के रूप में था जिनका चुनाव हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसे कोड बना लें तो राजा क्या बनेगा? राजा। क्या बनेगा? राजा। राजा, राजा विवे संके, राजा विवे संके, राजा विवे संके, राजा विवे संके। अगर कोड याद रखेंगे राजा विवे संके तो आपको याद रहेगा कि राजा विवे संके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले 6 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने कोड देखो देश सीखे श्रृंखला के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के कोड को आपको बताया था, जो आपके पिछले वीडियो में देख चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को मैंने कल बताया। फिर आज हम लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से संबंधित जो अनुच्छेद थे, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो नाम थे, उनको हम लोगों ने डिकोड किया और साथ में कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य कर चुके हैं उन्हें देखा। कल के वीडियो में हम लोग एक अन्य कोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें, जिससे कि आप सभी को लाइव करंट अफेयर्स और कोड में कुछ भी सीखें हम उपलब्ध करा सकें। लाइव जब होगा कोई कार्य तो आप बहुत आसानी से कुछ भी सीख सकते हैं और हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।